अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। शरीके हयात वो शख्स होता है जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना पड़ता है, एक दूसरे की खुशी की वजह बन के रहना होता है। लेकिन अगर वही शख्स हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख की वजह बन जाए तो ज़िंदगी से बेजारी सी होने लगती है। मैं भी अपनी बाकी की ज़िंदगी से उकताई हुई थी। मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया था वो मेरी ज़िंदगी की बदतरी हकीकत साबित हुई थी। मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई थी, मैं उससे शादी नहीं करने पर रज़ामंद थी। ये सब कुछ मजबूरी में और जल्दबाजी में हुआ था। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। मैंने शादी नहीं करना थी। उसने कहा कि खामोश हो जाओ, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ गया है और मुझ पर रहम खाएगा और मेरी बात को समझेगा, लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक सफ़ेद चादर थी जिसे वो बेड पर बिछाने लगा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि इसीलिए तो मैं ये सब करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अभी मैं अपनी बात मुकम्मल कर रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बेड पर बिठा दिया। और उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया, तौबा तौबा। मेरा नाम ज़िशा है। मैं बहुत कम उम्र थी जब मेरी शादी करवा दी गई थी और अब मेरी बेटी भी इसी उम्र को पहुंच गई थी जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी। लेकिन अभी तक मेरी उम्र सिर्फ 33 साल की थी। मैं भी जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा शौहर बड़ा ही बदमिजाज और तल्ख लहजे का मालिक था। उसने सारी ज़िंदगी कोई सही फैसला नहीं किया था, लेकिन यही कहता था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो एक काम बंदे के साथ काफ़ी अरसे से एक कंपनी में कर रहा था। यूँ समझे कि उसकी ग़ुलामी कर रहा था और फिर बिल आखिर वो इस मुकाम तक पहुँच गया कि मैनेजर की सीट के लिए मुंतखब होने का ख्वाहिशमंद बन गया। मेरे शौहर ने कहा कि मैं मैनेजर बन जाऊँगा तो बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी मुझे इस सारे काम का अच्छे से पता है। जानते तो वो वाक़ई थे, लेकिन इस बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। पता नहीं इसको अपने ऊपर क्या गुमान था कि वो मैनेजर सीट के लिए ख्वाहिशमंद होकर बॉस उसे ही ये सीट देंगे। ये सब तो अपनी जगह, लेकिन आजकल मुझे अपनी जवान जहान बेटी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार-बार छत पे जाती और सामने जिन लोगों का घर था, वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। एक दिन तो मैंने अपनी बेटी के पास मोबाइल देख लिया, जबकि मोबाइल तो मेरे पास भी नहीं था। दिल तो किया कि यहीं पर उसका मोबाइल तोड़ दूँ और मार-मार के उसका मुँह लाल कर दूँ कि उसने हम सबसे झूठ बोला और मोबाइल पास रखा। साथ ही बात करती होगी, लेकिन मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि जिस काम से रोकेंगे वो वही बार-बार करेगी। मैंने उसे अपने शौहर से कहा कि समरीन की शादी करवा देते हैं। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। मेरे शौहर ने कहा कि अभी इतनी भी जवान नहीं हुई है। मैंने कहा कि क्यों? मेरी भी तो इसी उम्र में शादी हो गई थी। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, और इस बात का ताना तुम मुझे अभी तक देती हो कि मैं तो बहुत छोटी सी थी तो मेरी शादी करवा दी थी और अब तुम अपनी बेटी की भी शादी करवाना चाहती हो कि अपना बदला उससे ले सको। मैंने कहा कि हाँ, शायद माँ बाप ने ठीक ही किया था, जल्दी ही शादी करवा देनी चाहिए। मेरे शौहर ने कहा कि क्या मतलब? क्यों, क्या हो गया है? समरीन ने कुछ किया है क्या? मैंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, बेटी जवान हो गई है, लेकिन मैं खुद अभी भी जवान हूँ। कल को नानी बन जाऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मैं नानी हूँ। जल्दी जल्दी शादी हो जाती है तो इंसान में बहुत हिम्मत होती है, ताकत होती है, सारे मामला तो बर्दाश्त कर लेता है। बाद में तो इंसान बिस्तर का ही होकर रह जाता है। मेरे शौहर ने कहा कि वो बात तो तुम्हारी ठीक है। मौलवी मुदस्सर का एक भांजा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी समरीन की शादी करवा देते हैं। मैंने कहा कि तुम क्यों उन्हीं की तरफदार हो रहते हो? अब तो बस कर दो। मेरे शौहर ने कहा कि उनकी इस हिमायत की वजह से ही ये घर चलता है और उनके भांजा बहुत अच्छा इंसान है। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा तो नहीं सोच सकता। मैंने कहा कि ठीक है, फिर इसकी शादी पक्की करवा दे और जल्द से जल्द इसकी शादी करते हैं। मेरे शौहर ने कहा कि फिर इसकी शादी की तो इन दोनों 3 माह ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि इसके बाद तो मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरे ऑफिस का काम बहुत बढ़ जाना है और छुट्टी मिलना भी मुश्किल बात है। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। हमारा कौन सा कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान है, बस निकाह की रस्म कर लेंगे और राशिद के हवाले कर देंगे। उसको मैंने कहा कि उसका नाम राशिद है, तो मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, उसका नाम मोहम्मद राशिद है। वो बहुत अच्छी कमाई करता है, उसके माँ बाप भी हयात नहीं है, घर में अकेला रहता है, बहुत अच्छा इंसान है। यूँ समझो कि बड़ा ही नेक और शरीफ लड़का है। मैंने कहा कि आजकल तो कोई भी नेक और शरीफ नहीं है। आप इसकी गवाही दे रहे हैं? तो मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं इसे आते-जाते देखता हूँ। मेरी तरह ही गुस्से का थोड़ा तेज़ है। उम्र हमारी बेटी से ज़्यादा है, पर जवान है, शक्ल-सूरत का भी अच्छा है। वैसे अच्छा इंसान है। मैं समझ गई कि मेरे शौहर जैसा ही होगा, पर अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर अपनी बेटी की कदम उठा बैठती, तो सबने मेरी तरबियत पे ही बातें करनी थी। मेरी बेटी
से एक गिलास भी टूट जाता तो मेरा शौहर कहता था कि क्या तरबियत की है तुमने इसकी, जबकि गिलास तो किसी से भी टूट सकता था। मेरे शौहर को हमेशा अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की आदत थी। मैंने जब अपनी बेटी को बताया कि 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तैयारी कर लो, तो उसके चेहरे पर लिखा था कि जैसे वो शादी करना नहीं चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती, ये भी मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मैंने उसे कहा कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, उल्टे सीधे काम छोड़ दो, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत मसले बनेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मर्द जिस औरत से बातें करता रहता है ना, दोस्ती करता है, वो उससे कभी शादी नहीं करता। मेरी बेटी को भी मैंने इशारा दे दिया कि मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता है। वो खामोश हो गई। मुझे लगा कि बस उसकी उड़ान इतनी ही थी। ये डर गई है, किसी से यारी दोस्ती कर ली होगी, 2-4 दिन की बात कर ली होगी, लेकिन शादी तो उसने हमारी मर्जी से ही करनी है। क्योंकि अगर मैं अपने शौहर से बहुत डरती थी, तो वो इसका तो बाप था, ये अपने बाप से भी बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे थोड़ी सी राहत हुई कि चलो ये बड़ी जल्दी डर गई और खामोशी हो गई। शादी का दिन 2 हफ्ते के बाद तय पा गया था। लड़के से बात कर ली थी, उसे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी शक्ल सूरत की अच्छी थी और कम उम्र भी थी। मैट्रिक भी तकरीबन हो ही गया था, पेपर उसने दिए हुए थे, रिजल्ट अच्छा आता ना आता, शादी तो कंफर्म थी। मेरे शौहर ने शादी की तैयारी कर ली और शादी का दिन करीब आ गया। मैंने जब लड़के को देखा तो मैं समझ गई कि ये मेरे शौहर जैसा ही है, गुस्से वाला और अपनी जिद का पक्का। लेकिन मेरी बेटी को शायद यही काबू कर सकता था, क्योंकि वो कौन सा सीधी राह पर जा रही थी। उसने भी तो गलत काम में हाथ डाला हुआ है। ये तो शुक्र है कि मुझे पहले ही पता चल गया, नहीं तो कोई मसला और हो जाता तो हम फिर क्या करते। मेरी बेटी अपने कमरे में थी, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था और मैं बाहर मेहमानों को भी देख रही थी। जब एक नज़र उसको देखने के लिए गई तो अभी अपने शौहर को कहा कि निकाह होने लगा है, बेटी को कहो तैयार हो जाए, निकाह के 1 घंटे बाद रुखसती करवा देनी है। जब मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मेरे कदमों तले से तो ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई कि वो कहाँ चली गई। बाहर जाने का एक ही रास्ता था, वो यहाँ भी नहीं थी। इसका मतलब कि जो मैं सोच रही थी वो हो चुका था। आस-पास देखा, उसे तलाश करने की कोशिश की। हो सकता है कहीं बाथरूम में गई हो, कहीं और बैठी हुई हो, लेकिन दुल्हन का क्या काम कि वो इधर-उधर घूमे फिरे। हमारा तो घर भी छोटा-सा ही था। बाहर वो लोग बैठे थे। बस 3 ही कमरे थे। जब मुझे यकीन हो गया कि वो घर पे नहीं है, तो मैंने अपने शौहर को कमरे में बुलाया और उससे कहा कि क्या बात है? बाहर मेहमानों के पास बैठा हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है। मैंने कहा कि मेरी पूरी बात तो सुन लो, हमारी बेटी घर पे मौजूद नहीं है। मेरा शौहर हैरान रह गया, क्योंकि उसे भी समझ आ गई थी कि अगर वो इस वक्त घर पे नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वो भाग चुकी है। मेरा शौहर तो ज़मीन पे बैठ गया। उसने कहा कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं नाज़िम के लिए खड़ा होने लगा, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी अपनी बेटी घर से भाग गई है तो लोग मुझ पर थू-थू करेंगे, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी पड़ी है, बेटी न जाने किसके साथ चली गई है, अब उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? मेरे शौहर ने कहा कि इसने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। घर से भागी हुई औरतों की माशरे में क्या इज़्ज़त होती है, ये तो तुम भी जानती हो। मैंने कहा कि इसने ये सब क्यों कर लिया? मैंने अपने शौहर को बताया कि मैंने पहले ही देख लिया था, तभी इसकी शादी की बात की थी। मेरे शौहर ने कहा कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मैं उसकी ज़ुबान से उगलवाता कि वो किसके साथ चक्कर चला के बैठी है और इस शख्स को मैं जान से मार देता, तो आज हमारी बेटी घर से ना भागती। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि उसकी शादी करवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और ये खामोशी भी हो गई थी। लेकिन असल में वो खामोश इस तूफान के पहले की सी थी। उसने कहा कि अच्छा नहीं किया। मेरे शौहर ने कहा कि ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि बाहर जो बारात बैठी है उसको क्या जवाब दें। मैंने कहा कि जवाब क्या देना है, उनको जाके कह दो कि लड़की भाग गई है, हमारे नसीब में बदनामी लिखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे साथ बुरा ही होगा। मेरा शौहर आसपास देखने लगा, कुछ सोचने लगा। उसने कहा कि नहीं, अगर हम चाहें और अक्लमंदी से काम लें तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम भी तो जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी उम्र कौन सा ज्यादा है, तो अपनी बेटी से ज्यादा दुबली पतली हो, तुम्हें दुल्हन बनाकर उसकी जगह बिठा देना होगा। मैंने कहा कि तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैं कैसे उसकी जगह बैठ सकती हूँ, जिस शख्स के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, जो मेरा होने वाला दामाद था। तुम मेरी उसके साथ शादी करवाना चाहते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ और इसके साथ बैठ के चली जाओ, इस तरह मेरी इज्जत बच जाएगी। 2-3 हफ्ते के इस बात को किसी तरह दबा के रखना, अपनी जुबान न खोलना। इस लड़के को समझाना, वो भी समझ जाएगा, और उसके बाद जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो अपना तबादला भी करवा लूंगा। तो फिर भले ये बात किसी को पता चले ना चले, मेरे पास अच्छी पोस्ट आ जाएगी, कहीं और चले जाएंगे। यहाँ से मैंने कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मुझे पता था कि मेरा शौहर परेशान है, शायद इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने वहीं खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारा किया, मेहनत की, थोड़े पैसों में खुश रही, इसलिए कि आज उसने मुझे कभी किसी माकूल वजह के बगैर ही तलाक दे दी। मैं तो ऐसे बैठ गई जैसे मेरे जिस्म से रूह परवास कर गई हो। उसने मुझे खुद जल्दी जल्दी तैयार किया और मेरा घूंघट करा दिया,
اور مجھے باہر لے گیا۔ اس وقت مجھے کچھ پتا نہیں چلا کہ کب میرا نکاح ہوا، کیسے میں نے ہاں میں سر ہلایا، کسی نے میرے سر پکڑ کر ہاں میں ہلایا، کیا ہوا؟ بس میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت بھی ہو گئی۔ جیسے ہی میرا نکاح ہوا میں رخصت بھی ہو گئی۔ مجھے ہوش نہ رہا، میں اپنے ہونے والے داماد کے نکاح میں آ گئی۔ اب اس کے گھر میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی، میرا گھونگھٹ ابھی تک گرا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجھے 2-4 عورتوں نے بٹھا دیا کہ یہ لڑکا بھی ابھی اکیلا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ کسی نے میرا چہرہ غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اچانک ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ میرے جسم میں عجیب سا احساس سرایت کر رہا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میرے شوہر نے یہ کیا کر دیا؟ میرے شوہر کا دماغ خراب تھا یا وہ نشے میں تھا جو اس نے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ میری زندگی تو برباد کر دی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے داماد کو یہ ساری بات بتا دوں گی، اسے سب کچھ سمجھا دوں گی۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے، لیکن میں اس کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ وہ تو میری اولاد کی عمر کا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ لیکن وہ کمرے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں بڑی پریشان تھی، مجھے لگا کہ کہیں اور نہ جانے آ جائے کوئی۔ پھر ایک عورت آ گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے نام میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے بہت شرما رہی ہے، تبھی تو آپ نے ابھی تک گھونگھٹ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ چاہتی ہیں کہ راشد ہی آ کر گھونگھٹ اٹھائیں؟ چلیں یہ بھی اچھا ہے، ویسے ہمارے ہاں بھی ایک رسم ہے کہ جب تک دلہا خود اپنے ہاتھ سے گھونگھٹ نہیں اٹھاتا لڑکی کو کوئی اور نہیں دیکھتا۔ اچھا میں یہاں پہ پانی اور کھانے کی چیزیں رکھ کے کچھ جا رہی ہوں، آپ کو بھوک لگی تو آپ کھا لیجیے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ جس کو اپنی بھابھی سمجھ کر خدمت کر رہی ہے میں وہ نہیں ہوں، اور کل کو ان سب لوگوں کو پتہ چلے گا تو کتنی بڑی قیامت آ جائے گی۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، مجھے اس مصیبت میں پھنسایا، بلکہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے 2-3 ہفتے تک اس بات کو دبا کے رکھنا ہے، کسی بھی طرح سے یہ بات باہر نہ نکلنے کے لیے آئے۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتی تھی؟ میں کیا کرتی؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اب تو وہ میرا شوہر بھی نہیں رہا تھا، میری تو عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس نے مجھے ایک ہی پل میں طلاق دے کر دوسرے ہی پل میرا نکاح کروا دیا۔ یہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میرا دماغ بالکل گھوم رہا تھا۔ جب دروازے میں باہر کی طرف ہلچل ہوئی، اس کا مطلب کہ کوئی اندر آنے والا تھا۔ دروازہ کھلا تو لڑکا اندر آ گیا اور ابھی بھی بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی میں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا، شاید کپڑے بدلنے گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر آیا تو کہا کہ تم تھک گئی ہوگی، چاہو تو آرام کر لو۔ اچھا میں بھول ہی گیا کہ میں نے گھونگھٹ بھی اٹھانا ہے۔ اچھا میں اٹھاتا ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس نہ ہی آئے، لیکن وہ میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد کچھ سوچنا تھا، مجھے اب سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا اسے، بس اس کے علاوہ میرے دماغ میں اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اب میں کیوں اس کی عزت بچاتی؟ کل کو یہ بات کسی کو بھی بتاتا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے صرف اپنے آپ کو بچانا تھا، لیکن کتنی بری صورتحال میں پھنسایا تھا مجھے کہ میرا تو شوہر تھا، وہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، سب کے سامنے اس نے مجھے قبول کیا تھا اور میں نے بھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ جیسے اس انسان کو میں نے اپنے بیٹے کا درجہ دینا چاہتی تھی وہ میرا شوہر بنا بیٹھا تھا، کیونکہ بیٹی کا شوہر تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ جیسے بیٹا ہوتا ہے، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا ہی تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا۔ میری بیٹی بہت ضدی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چکر چلا رہی ہے۔ وہ شادی سے کچھ دیر پہلے ہی بھاگ گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کرا دیا۔ میں یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، میں بہت مجبور تھی، مجھے مجبور کیا گیا۔ دیکھو اگر تم میری بیٹی کے شوہر بنتے تو تم میری بیٹی کی جگہ ہوتے۔ اب تو مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے، مجھے اس مصیبت سے نکالو، کسی سے پوچھو، وہ کچھ تو کرے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، وہ حیران رہ گیا، اس نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو تھا کہ میری شادی آپ سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ کے شوہر نے لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی، میں تو آپ کو ہی سمرین سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں سمرین نہیں ہوں، سمرین کی ماں ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر ہم دونوں کے ساتھ ہی برا ہوا ہے، میں نے آپ کو آپ کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں خوش تھا کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے۔ جب آپ کو یہاں لے کر آ رہے تھے تو میں نے چپکے سے آپ کو دیکھ لیا تھا، مجھے آپ بہت اچھی لگی تھی، میرے لیے تو یہ شادی بالکل نارمل ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ایسا کیسے کر سکتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ اس وقت میرا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایک منٹ رک جائیں، پہلے مجھے کچھ سوچنے دیں، اوپر بیٹھیں۔ میں اسے اوپر بٹھایا، بستر کی طرف ایک نظر دیکھا اور باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید چادر تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے اس چادر کا کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بستر پہ بچھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ایسی رات میں تو چادر صاف چادر بچھائی جاتی ہے نا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے
और इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं इसकी होने वाली सास थी और अब बीवी बन गई हूँ। ये मुझे बीवी की तरह रखने वाला है, तभी तो बिस्तर पे सफ़ेद चादर बिछा रहा है। और ये भी मेरे शौहर की तरह एक घटिया सोच का मालिक मर्द है। इसके साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुज़रेगी। मैं एक दोज़ख से निकलकर दूसरी दोज़ख में फँसी जाऊँगी। मैं खामोशी थी। वो कमरे से बाहर चला गया और उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। ज़ाहिर है वो फिर से कोई ऐसी चीज़ लेने गया था, जिसकी उसे इस वक़्त ज़रूरत थी। तभी तो इस कमरे से बाहर गया था। मैं आस-पास देखा तो दरवाज़े के पीछे एक पाइप पड़ा हुआ था। वो पाइप शायद गैस का था और उसका कलर सब्ज़ था। ये काफ़ी मोटा और भारी पाइप था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से भागना था। जैसे मेरी बेटी भागी, मेरे नसीब में भी भाग जाना ही लिखा था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। मैं वो पाइप पकड़ के दरवाजे के पीछे छुप गई और थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैंने उसके सर पे पाइप दे मारा। वो फौरन ज़मीन पर ढेर हो गया। मैंने देखा ही नहीं था कि बाहर से क्या लाया था। वो वहाँ उल्टे कदम भाग गई। एक औरत ने मुझे भागते हुए देख लिया, लेकिन जाती कहाँ भागकर, अपने साबिका शौहर के घर आ गई। उसने कहा कि ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ पे रहो और 2 हफ्ते तक इस बात को छुपा के रखो, और तुम वहाँ से एक और वारदात करके आ गई। तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों ने ही कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और जल्दी-जल्दी अपना सामान बाँधने लगी। इन्हीं दिनों मेरी एक कमेटी निकली थी। वो भी मैंने अपने साथ रखी हुई थी और कुछ ज़ेवरात भी थे। जबकि अब मैं इन दोनों मर्दों के साथ नहीं रहना चाहती थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कहीं भी जाती, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं रहती। लेकिन रात बहुत हो गई थी। सोचा था कि सुबह चली जाऊँगी। दरवाजे को अंदर से लॉक लगाया हुआ था। मेरा शौहर अंदर नहीं आ सकता था, पर मुझे क्या पता था कि वो गुनाह पर उतर आएगा, क्योंकि अभी 2 घंटे गुजरे थे कि उसे दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तेरे लपका। तो मैं घर से भाग उठी। ये मेरी ज़िंदगी में कैसा दिन आया था कि मैं अपने ही घर से इज़्ज़त बचाकर भागना पड़ रहा था। मैं अपने ही शौहर से जान बचानी पड़ रही थी। लेकिन अब आपको मेरे शौहर तो नहीं रहा था ना। मैं भागती-भागती जा रही थी कि किसी से टकरा गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मौजूदा शौहर राशिद था। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? तो उसने मुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और अपने घर ले गया। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि मेरी पूरी बात तो गौर से सुन लो। तुमने क्या समझा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला था? मैंने सफ़ेद चादर पे इसलिए डाली थी क्योंकि बिस्तर गंदा था, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। मेरा घर बहुत गंदा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे। ये जो मैं बाहर से लाया था और गया, खाना लेने के लिए गया था, कि जिस तरह जिन हालातों में तुम अपने घर से निकली हो, तुमने खाना तो नहीं खाया होगा। उसके बाद बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है, और तुम मुझ पर वार करके भाग गई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, रात गुजर जाने दो, इसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि राशिद के सर पे ज़ख्म भी लग चुका था। वो इस पे पट्टी लगा रहा था और मैं चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। सुबह उसी ने मुझे जगाया तो मैं डर गई। उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। हम लोग मुफ्ती के पास गए और उनको ये सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि बिना इद्दत पूरी किए निकाह किया है। इस तरह निकाह तो हो जाता है, लेकिन अल्लाह को ये अमल नापसंद है। अब तुम दोनों ही एक दूसरे के निकाह में हो। पिछला निकाह ख़त्म हो चुका है। ये तुम्हारी बीवी है। अगर तुम इसे तलाक दे देते हो तो फिर ये अपने पिछले शौहर के साथ शादी कर सकती है, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसके साथ कुछ दिन गुजारने होंगे और सब कुछ इस्लाम के असूलों के मुताबिक करना चाहते हो तो फिर ऐसे ही करना होगा, वरना तो जो मर्जी करते फिरो। मुफ्ती साहब गुस्से में थे। हम लोग वापस आ गए तो मैंने राशिद से कहा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, एक जवान बेटी की माँ हूँ, तो मुझे तलाक दे दो। उसने कहा कि फिर आप अपने साबका शौहर से फिर से शादी करेंगी? मैंने कहा कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, कहीं और चली जाऊँगी। तो उसने कहा कैसे गुजर बसर होगा आपका? क्या करेंगी आप? मैंने कहा कि ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी बचाओ। उसने कहा कि अगर आपकी बेटी इस तरह की थी तो फिर अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं तो उससे शादी करके बुरी तरह फंस जाता तो वो मेरी इज्जत की भी रखवाली ना करती। लेकिन आप एक अच्छी औरत हैं, आपने अपने शौहर की इज्जत के लिए कुर्बानी दी है और अभी भी आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं अपने बारे में सोचूं, आपके बारे में नहीं। यानी ये इस बात की दलील है कि आप एक बहुत अच्छी औरत हैं और आप जैसी औरत के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए मुझे। मैं भी कोई इतना कम उम्र नहीं हूँ। अगर आपकी उम्र 33 है तो मैं भी 28 का हूँ। हमारी उम्र में इतना कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, तो मैं लगता नहीं हूँ इतना, ये अलग बात है। दुबला-पतला हूँ, सर पे कोई नहीं थाना, इसीलिए बाहर के खाने खा-खा कर तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। मैं ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन मेरी भी पहले शादी हुई थी। फिर 1 साल के बाद हमारा मामला ख़राब हो गया था और वो तलाक लेकर चली गई। ये तो मेरी दूसरी शादी है। मैं आपको अपना फ़ैसला सुना रहा हूँ और ये वो है कि मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप रहना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। लेकिन आपको सोचने के लिए वक़्त दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर सोचें, आराम से सोचें। ये आपकी ज़िंदगी है। मैं हैरान रह गई कि उसकी बात पे ये किस किस्म का इंसान था। वाक़ई एक अच्छा इंसान था। उसने कहा कि आप आराम से सोचिए और मैं सोच में पड़ गई। उसने 1-2 दिन कहा कि आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं एक मेहमान की तरह
اور اگر آپ اس گھر کو اپنانا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی بات کر دی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ خود مجھے طلاق دے دے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں راشد کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار دوں، یا پھر اس سے الگ ہو کر اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لوں، یا پھر ان دونوں کو چھوڑ کے کہیں اور دور چلی جاؤں، تنہائی کی زندگی گزاروں؟ میری پہلی شادی بھی میری مرضی سے نہیں کی گئی تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے آپ لوگوں کی قیمتی مشورے کی ضرورت ہے، اور جلد از جلد مشورے سے نوازیں تو آپ کی سب سے بڑی مہربانی یہ مجھ پر ہوگی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں خود 2 کشتیوں کی سوار محسوس کر رہی ہوں خود کو۔ انجام اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ نہ جانے میری زندگی اب مجھے کون سا نیا رخ دکھائے گی، مجھ پر رحم کھائے گی یا پرانی روایت کے مطابق نئی آزمائش سے دوچار کرے گی۔ مجھے آپ سب کے قیمتی مشورے کا انتظار رہے گا۔ مجھے بتائیں اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟